तो हम लाइव हैं इस समय। सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम। आपका आज की ऑनलाइन परिचर्चा में स्वागत है। आज का विषय चर्चा के लिए है कि भारतीय लोकतंत्र का भविष्य और अ, बंगाल, केरल सहित 5 राज्यों में संपन्न विधानसभा चुनाव के परिणाम। साथियों, जो आज जो चुनाव के परिणाम आए हैं, विधानसभा चुनाव के परिणाम, इसको लोकतंत्र से जोड़ा इसलिए जा रहा है कि पिछले लगभग 7 वर्षों से जितना लोकतंत्र और संविधान को लेकर चर्चा हुई, उतनी किसी विषय को लेकर नहीं हुई। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, इस पर तमाम बहस लगातार चलती रहती है। और लोकतंत्र, चूंकि भारतीय लोकतंत्र का हर ही भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के अगर प्रावधानों का उपयोग किया जाएगा तो इसका मतलब है भारतीय संविधान को खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में। और ये वास्तविकता है कि भारतीय संविधान के प्रावधानों का जितना उनके साथ खिलवाड़ पिछले 7 साल आपातकाल में नहीं हुआ था। आपातकाल में भारतीय संविधान के प्रावधानों को गलत व्याख्या करके उनका दुरुपयोग होता था, लेकिन आज ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय संविधान को किसी अलमारी में बंद कर दिया गया है और जो भी निर्देश आ रहे हैं नीतियां बनाने के लिए, वो नागपुर से आ रहे हैं। भारतीय जो संवैधानिक संस्थाएं, उनको कमजोर किया गया है। उनको कमजोर किया गया है, खासतौर पर न्यायपालिका, क्योंकि लोकतंत्र के 3 ही स्तंभ हैं मुख्य रूप से, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम ही होता है कि विधायिका और कार्यपालिका संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन न्यायपालिका का जो पतन हुआ है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि आज से 3 साल पहले 2018 में जब 4 जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि संविधान के प्रावधानों का दुरुपयोग हो रहा है, संविधान का के अनुसार काम नहीं हो रहा है। और हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि 20 साल बाद हमसे कोई ये ना बोले कि जब संविधान की आत्मा घोटी जा रही थी, का गला घोटा जा रहा था, तो आप चुप क्यों थे। न्यायपालिका के द्वारा पिछले 7 सालों में जिस प्रकार से वंचित समाज से संबंधित, खासतौर पर वंचित समाज और अल्पसंख्यक समाज को लेकर जो भी निर्णय आए हैं, आप सभी को मालूम है वो किस प्रकार से जानबूझकर उनके उनके हितों के विपरीत किए गए हैं। और उन पर ना तो संसद में कभी चर्चा की गई है, न ही जब आवाज उठाने की कोशिश की है तो उसको भी दबा दिया गया है। बस जब SC/ST एक्ट का मामला है आया, तो वो भी एक उदाहरण है कि उस समय गवर्नमेंट चुप रही जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को एक तरीके से कमजोर कर दिया। लेकिन जब SC समाज सड़क पर उतर आया, अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, तब सरकार को जो है फिर से पुराना स्वरूप बहाल करना पड़ा। सबसे अधिक जब जो मदद की जरूरत होती है लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, वो होता है मीडिया, जिसे कि चौथा स्तंभ का बोला जाता है लोकतंत्र का। लेकिन वर्तमान मीडिया जो कि कारपोरेट मीडिया है, पूंजीपतियों का मीडिया है, हर मीडिया हाउस का मालिक कोई ना कोई कारपोरेट है, पूंजीपति है। तो जो पूंजीपति का कहता है वही मीडिया बोलता है, और पूंजीपति का सीधे सीधे सरकार से संबंध है। जैसे कि हम कहते हैं कि एनडीए है, एनडीए में भाजपा और कुछ पार्टियां लेकर एनडीए बना है, लेकिन एक पार्टी उसमें ऐसी है जो कि सामने नहीं आती, जिसका सबसे बड़ा अहम रोल होता है, वो है कारपोरेट सेक्टर। कारपोरेट सेक्टर को देखकर ही नीतियां बनाई जाती हैं, क्योंकि 19 के पैसे से लेकर सरकार चुनाव लड़ती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो अभी कृषि कानून बने, जिनके खिलाफ किसान दिल्ली की सरहद पर आंदोलन कर रहे हैं, उसमें एक कानून है जिसमें कि अनाज को एसेंशियल कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया गया और उसका भंडारण करने के लिए असीमित पावर निजी क्षेत्र को दी गई। और आप देखिए कि वो जो अध्यादेश बिल बाद में आया, अध्यादेश जो है जून में आया था, लेकिन अडानी वगैरह के अनाज को भंडार करने के लिए जो वेयर हाउस थे, वो 1 साल पहले से बनने शुरू हो गए थे। तो इसी लिए अब हम सोच सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र का क्या हाल है। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र में सबसे बड़ी आजादी होती है कि किसी भी आदमी को
आप बोलने का कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते समय अपनी बात रखने की किस्मता होती है। लेकिन आज ये हाल है कि अगर आप बोले तो सरकार के समर्थन बोले, और अगर विरोध बोलेंगे तो आपको देशद्रोही कह दिया जाएगा और आपको जेल में डाल दिया जाएगा। पिछले 2 सालों से कोरेगांव केस में सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, बारबरा राव जैसे लोग जो कि शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ते रहे, वो लोग जेल में पड़े हुए हैं। और अर्णव गोस्वामी जैसा जो कि एक पत्रकार है, लेकिन हमेशा नफरत के बीच अपने चैनल बोलता है, लेकिन चूंकि सत्ता के समर्थन में बोलता है, इसलिए उसको 48 घंटे में जमानत दे दी जाती है। तो ये अहंकार है जो सत्ता में आ गया है। और ये अहंकार ही था जिसके वजह से कोरोना महामारी के दौरान भी सरकार ने आपदा में अवसर ढूंढा, अपने पूंजीपति मित्रों को आर्थिक लाभ पहुंचाया और अपना एजेंडा पूरा करने में सरकार लगी रही। चाहे मंदिर का मामला हो या विभिन्न राज्य चुनाव जीतने, राज्यों के विधानसभा चुनाव जीतने का मामला हो। लेकिन इनका अहंकार बंगाल चुनाव में आते आते इतना ऊपर हो गया कि लोग मर रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर में, लेकिन पूरी सरकार, प्रधानमंत्री समेत वहां रैली करने में व्यस्त है। शायद ये अहंकार है जिसने उनके अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा कर दिया कि उनको लगा कि चाहे जनता जिए चाहे मरे, लेकिन हमें चुनाव जीतना आता है। चुनाव जीतने के लिए धन की जरूरत होती है, धन हमें हमारे पास है, और धर्म के आधार पर वोटर को बेवकूफ बनाया जा सकता है, तो वो धन का भी हम इस्तेमाल बखूबी कर लेते हैं। लेकिन जो चुनाव परिणाम आए हैं वो एकदम खास तौर पे बंगाल का चुनाव, क्योंकि जो बाकी 4 विधानसभा थे उसमें पांडिचेरी छोटी विधानसभा है। केरल में पहले से ही भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है, वहां पर अगर एलडीएफ दोबारा आई है, अगर एलडीएफ नहीं आती तो यूडीएफ आता। तमिलनाडु में डीएमके का आना लगभग श्योर था। तो सिर्फ असम और बंगाल बचते थे जिसमें सबसे अधिक ध्यान पूरे देश का, पूरे विश्व का बंगाल को था, और पूरी सरकार भी बंगाल को ही जीतने में लगी हुई थी। अमित शाह ने तो अपना सपना जो है बंगाल जीतने का रखा था, लेकिन परिणाम जो आए वो सत्ता के एकदम विपरीत आए और बुरी हार मिली। तो वो हार, उस हार का, और बंगाल के चुनाव में हार हो या जो सत्ता में परिवर्तन केरल में हुआ है, ये तमिलनाडु में हुआ है, इन सब का क्या लोकतंत्र पर असर पड़ेगा और उसका भविष्य कैसा होगा, इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर इस चर्चा में हैं, एक आए हैं, जिसमें हमारे साथ पर चर्चा में भाग लेने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल चामड़िया जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण मांझी साहब हैं, और प्रख्यात नाटककार राजेश कुमार जी हैं। मैं सबसे पहले अनिल चामड़िया जी से अनुरोध करूंगा कि इन सारी बातों पर कि किस प्रकार से ये चुनाव परिणाम जो है लोकतंत्र को आगे दिशा दे सकते हैं, या ये हमारा सोचना कि ये दिशा देंगे एक भ्रम है। क्या 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 विचार हैं आपके इस बारे में, आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 5 राज्यों के नतीजों के आधार पर लोकतंत्र के भविष्य के लिए क्या संकेत मिलते हैं, इस पर मैं अपनी बात यहाँ संक्षेप में रखने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह है कि देखिए, ये संसदीय लोकतंत्र है और इसमें एक मियाद निश्चित है कि 5 साल के बाद यदि कोई अनहोनी ना होती हो, बीच में कुछ ऐसी दुर्घटना ना होती हो, तो 5 साल के बाद चुनाव का होना तय है। और चुनाव जब होंगे तो निश्चित रूप से उसके नतीजे भी निकलेंगे, एक पक्ष हारेगा, दूसरा पक्ष जीतेगा। चुनाव के नतीजों में कोई इस बार के चुनाव नतीजों में भी कोई नई बात मुझे सामने नहीं आई। जो नई बात सामने आई वो बहुत अच्छा संकेत नहीं है भारतीय लोकतंत्र के लिए। पहली बात तो ये कि हम जब चुनाव नतीजों को ये देखते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी को पराजय मिली और उसकी जगह पर विपक्ष जीत गया। इसको हम लोकतंत्र की जीत के रूप में दर्ज करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि एक पार्टी हारेगी, दूसरी पार्टी जीतेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो पार्टी हार रही है वो
जो पार्टी जो हार रही है और जो पार्टी जीत रही है, जीतने वाली जो पार्टी है वो हारने वाली पार्टी से चरित्रगत रूप से, यानी कि जो उसका पूरा कैरेक्टर है वो कोई अलग हो सकता है, ऐसा नहीं है। वो एक ही कैरेक्टर की दो पार्टियां हो सकती हैं, और हारने वाले के बाद जीतने वाला भी वही रिपीट कर सकता है जो हारने वाला करता रहा। तो एक तो कि मेरे ख्याल से लोकतंत्र एक विचारधारा है, और हमको एक विचारधारा की कसौटी पर कस के देखना चाहिए चुनाव नतीजों कि चुनाव नतीजे जो आए हैं उसमें किस तरह की विचारधारा ने सेप लिया है, किस तरह की विचारधारा ने अपनी जमीन मजबूत की है, और कौन सी विचारधारा जो है वो पृष्ठभूमि में गई है या उसको सेटबैक लगा है। ये मुझे लगता है कि एक कसौटी होनी चाहिए अगर हम चुनाव नतीजों को लोकतंत्र के भविष्य के लिए संकेत के रूप में जोड़कर देखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये चुनाव नतीजे पिछले जो बिहार का जब चुनाव नतीजा आया था, लगभग उसी तरह का चुनाव नतीजा इस बार भी आया है। मुझसे कई लोगों ने ये सवाल किया था कि पश्चिम बंगाल में क्या होगा। मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल में वही होगा जो दिल्ली में हुआ। दिल्ली में वही हुआ, दिल्ली में जो हुआ है वही पश्चिम बंगाल में होगा। इसीलिए आप कोई अलग से कोई परिणाम की नतीजों की आप और उम्मीद या आशंका न रखें अपने साथ। तो लोगों का आश्चर्य ये हुआ जानकर या मेरी प्रतिक्रिया ये सुनकर कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी विचारधारा पार्टी में जन्म ले रही है या ले चुकी है और वो आकार दे रही है, जो कि विचारधारा अपना पक्ष और विपक्ष दोनों वही तय कर रही है। पक्ष भी अपना और विपक्ष भी उसी की विचारधारा का। इसीलिए मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में जीत कोई विचारधारात्मक स्तर पर, कोई समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों की, समतावादी मूल्यों की जीत नहीं है। ये जीत वर्चस्ववादी जो विचारधारा है उन्हीं विचारधारा का एक एक कहिए कि एक प्रतिरूप है, जिसकी की जीत हुई दिल्ली में, और वही जीत होगी वहां पश्चिम बंगाल में। मैं ये देख रहा हूं, मुझे बस दो तीन बातें जो कहनी है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव नतीजा निराशाजनक है विचारधारात्मक अगर स्तर पर इसका हम मूल्यांकन करें तो। लेकिन शायद यही होना था, पश्चिम बंगाल में यही होना था, जो कि केरल में नहीं हुआ, और इसकी बहुत स्पष्ट वजह है। तो पहली बात तो यह है कि मैं ये कहूंगा कि हम लोग को एक बात ये समझना चाहिए कि अभी जो विपक्ष और सत्ता पक्ष जो बन रहे हैं वो एक ही विचारधारा के दो, एक सिक्के के दो पहलू के रूप में हमको दिखाई दे रहे हैं। पहली बात तो मैं ये एकदम ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के चुनाव नतीजों में जो समतावादी विचारधारा है, जो लोकतांत्रिक विचारधारा है, वो पृष्ठभूमि में जा रही है, वो कमजोर हो रही है। वो, उसको जो एक संबल मिला हुआ, अभी तक जो संबल मिला हुआ था उससे भी वो और पीछे जा रही है। इसके इसके उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के भी नतीजों को कह सकते हैं, और हम इसमें तमिलनाडु के भी कह सकते हैं, और हम इसमें असम का भी कह सकते हैं। अब दूसरी बात जो रही कि अभी जो मतलब अभी जो निकल के आ रहा है, जो भी शेप ले रहा है, जो भी राजनीतिक जो शेप दिखाई दे रहा है, उसमें एक नारे का ही एक तरह से वो एक जो नारा चला आ रहा है, राजनीति का हिंदूकरण करना होगा, उसी को वो चुनाव नतीजों में हम रिफ्लेक्ट होते देख रहे हैं। एक बात बहुत ये मुझे साफ दिखाई दे रही है
क्योंकि देखिए इस चुनाव नतीजों में एक बात आप और हम ये देखेंगे कि जो पूरा बहुजन समाज है और जो बहुजन दर्शन है, वो कहीं सेप लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहीं सेप लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि उसमें ज्यादा से ज्यादा डिवीजन, ज्यादा से ज्यादा विभाजन की जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा तैयार हो रही हैं और वो और ज्यादा मजबूत हो रही हैं। तो पहली बात कि हम लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि बहुजन दृष्टिकोण से, बहुजन राजनीतिक दर्शन के हिसाब से ये चुनाव नतीजे कोई उत्साह पैदा नहीं करते। जो एक अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अभी सोशल जस्टिस के नाम पर जो भी फोर्सेस चुनाव जीत रही, जैसे मान लीजिए कि आप तमिलनाडु के चुनाव परिणाम को ले सकते हैं, लेकिन चुनाव परिणाम को अगर हम सोशल जस्टिस की फोर्स की जीत के रूप में यदि लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक भूल होगी। ये एक उसको ठीक तरीके से उसका मूल्यांकन नहीं करने की एक ये कोशिश कही जा सकती है। क्योंकि देखिए जो जो भी सामाजिक सोशल जस्टिस की जो भी धाराएं अभी राजनीतिक पार्टियों के रूप में भारतीय समाज में सक्रिय दिखाई दे रही हैं, वो सरकार की बनने की जो पूरी प्रक्रिया है, यानी सत्ता में जो जाने की प्रक्रिया है, उसमें तो वो वर्चस्ववादी विचारधारा का विरोध करते हुए दिखाई देती है। लेकिन समाज में जो पूरा एक वर्चस्ववादी विचारधारा का जो ढांचा बना हुआ है, उसको लेकर कोई उनके पास कोई विजन नहीं होता है, कोई उनके पास प्लान नहीं होता है। तो मैं ये समझता हूं कि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, इन तमाम जगहों पर आप देखेंगे कि जो सोशल जस्टिस की फोर्सेज निकली, उन लोगों ने बाकायदा अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए जो वर्चस्ववादी विचारधारा की जो राजनीतिक फोर्सेज है, उनको ताकत दी, अपने सामने उनको लाने में, यानी उनको अपने सामने खड़ा करने में उनको ज्यादा सहूलियत महसूस हुई, ताकि उनकी सत्ता सुरक्षित रह सके। आप तो पाएंगे कि बिहार में, तमिलनाडु में जो आज जीत हुई है डीएमके, आपको और हमको मालूम होना चाहिए कि ये पार्टी पहले एनडीए के साथ इसका अलायंस हो चुका है। अलायंस की ये एनडीए की पार्टनर थी। एक पार्टनर डीएमके जाता है तो दूसरा पार्टनर एआईडीएमके हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राजनीति है वो सामाजिक न्याय की जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं उनके हाथ में नहीं है, उनके हाथ में नियंत्रित नहीं है। वो 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 जो भी समझौता करते हैं, दरअसल उनका समझौता उनका एक विचारधारात्मक समझौता हो जाता है, और वो विचारधारात्मक ही समझौता करते आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जो सोशल जस्टिस की जो भी फोर्सेज अभी दिखाई दे रही हैं, निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, वो सोशल जस्टिस की जो फोर्सेज हैं, वो विचारधारात्मक स्तर पर एक समझौता की हुई, यानी समझौता करने वाली वो एक राजनीतिक फोर्स के रूप में हमको दिखाई देती। मैं ये समझता हूं कि जब तक कि समाज में, समाज का जो ढांचा है, समाज का ढांचा जब तक कि जगेगा नहीं, और जब तक कि इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि जो लोग बार बार ये कहते हैं कि सत्ता ही सारी सत्ताओं की कुंजी है, इस इस दिमाग से, इस मानसिकता से अगर नहीं निकलेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि समाज में कोई बुनियादी रूप से वर्चस्ववादी विचारधारा को कोई नुकसान होने जा रहा है। नेतृत्व के परसेंटेज में, नेतृत्व करने वाले जो चेहरे हैं उनके परसेंटेज में, उनके प्रतिशत में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन विचारधारात्मक स्तर पे जो ढांचा है उसको कोई बहुत क्षति होने नहीं जा रही है, बल्कि उसको और मजबूती मिलने जा रही है। ऐसा मैं समझता हूं और मैं ऐसा होते हुए देख भी रहा हूं। मैं एक जो बात कहना चाहता हूं कि भारतीय समाज में जो समतावादी, बहुजनवादी
यानी जो समानता की बात करने वाला जो समाज का हिस्सा है, वो जब तक कि अपने समाज में वास्तविक वास्तविक कार्यकर्ताओं की पहचान, वास्तविक बुद्धिजीवियों की पहचान, बौद्धिकों की पहचान करने की चेतना उसमें जब तक नहीं विकसित होगी, तब तक मैं समझता हूं कि हम विचारधारात्मक स्तर पर कोई नतीजे के तौर पर विचारधारात्मक स्तर पर कोई बहुत बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। आप ये देखिए कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्विटर पर जो कई तरह के उकसावे में, भड़काने में या जातिवादी बनाने में जो संदेश देते हैं बहुजन समाज को, वो सबसे ज्यादा बड़े हीरो के रूप में बहुजन समाज में देखे जाते हैं। मैं पूछता हूं कि आपको भड़काने, आपको जातिवादी बनाने के में तो ये सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है ये। और आप इसके जरिए आप अपने फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हैं, अपना कद बड़ा कर सकते हैं। लेकिन समाज में वैचारिक स्तर पर क्या उनका कोई कंट्रीब्यूशन देखते हैं, उनका कोई योगदान आप देखते हैं कि जो वैचारिक स्तर पर समाज को कोई एक ऐसा टूल देता हो जो ये समझने में मदद करता हो कि हम विचारधारात्मक स्तर पर कितना आगे गए हैं या कितना पीछे। तो मैं ये समझता हूं कि आपको माला मूर्तियां बनाने, मूर्तियों पर माला चढ़ाने के लिए प्रेरित करने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, लेकिन आपको विचारधारात्मक रास्ते पर चलने के लिए और विचारधारात्मक स्तर पर आपको ज्यादा संपन्न, ज्यादा एक चेतना संपन्न बनाने की जो पूरी कवायद होती है, वो बड़ी थोड़ी मुश्किल होती है, उसकी थोड़ी मुश्किल होती है। और वो हमेशा लोकप्रिय टूल से और लोकप्रिय अंदाज में नहीं हो सकता, उसके लिए मशक्कत करनी होती है। तो मैं ये समझता हूं कि अभी जो हमारे चुनाव नतीजे जो पांचों राज्यों के आए हैं, वो बहुजन राजनीति की दृष्टि से, बहुजन दर्शन की दृष्टि से कोई हमें बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमें पीछे जाने के, हमें और ज्यादा हमारे भीतर डिवीजन क्रिएट करने वाले, विभाजन करने वाले एक प्रयास के रूप में ये दिखाई देते हैं। इससे लोकतंत्र मुझे नहीं लगता है कि मजबूत होगा। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि आप केवल बूथ के आगे लंबी लाइन लगा लें। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप एक के पक्ष में भीड़ के रूप में नजर आए तो वो लोकतंत्र होगा, ऐसा नहीं है। समाज में विचारधारात्मक स्तर पर हमको ये मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या हम वाकई में, हमारे बीच में विचारधारात्मक स्तर पे कोई बात आगे बढ़ी है या हम पीछे गए हैं। यही सही संकेत होगा और इसी के आधार पर भारतीय लोकतंत्र का संकेत जो है, भविष्य का जो संकेत है, वो हमको और आपको देखने को मिल सकता है। धन्यवाद चमड़े जी, आपने काफी विस्तार से समझाया। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि इन चुनाव परिणामों में जो परिवर्तन हुए हैं, तो जैसे कि तमिलनाडु में जो है, केरल में तो वही पार्टी दोबारा आई है, एलडीएफ ही दोबारा आई है। तमिलनाडु में परिवर्तन हुआ है, कहने को तो ये हुआ कि पेरियार को मानने वाली पार्टी दोबारा सकते हैं, लेकिन यही पेरियार को मानने वाली पार्टी पहले एनडीए गठबंधन में रह चुकी है। इससे उनको वैचारिक आधार पे समाज को क्या मिलेगा आगे, सकारात्मक रूप से क्या योगदान होगा, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि उनका जो पास्ट रहा है एनडीए के साथ काम करने का, वो तो गलत संदेश ही देता है। और बंगाल में भी जो आई है, तो इसमें ये जरूर एक सुकून लगता है लोगों को कि जो भाजपा में लोकतांत्रिक मानते हैं, गैर संविधान विश्वास न करने वाली पार्टी, तो ये अवश्य सुकून दे देता है कि हाँ, उनको भी हरा, किसी एक ताकत ने उनको हराया। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जो सत्ता का चरित्र वहां भी वैसा ही है जैसा कि दूसरे राज्यों में है। जैसा कि अभी चुनाव के बाद जो वहाँ पे हिंसा की घटना हो रही है, तो इन सारी बातों पर मैं माझी साहब से चाहूंगा कि आप अपने ये बताएं कि क्या
इसमें कुछ सकारात्मक, कुछ संकेत मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, सारी बातों के परिप्रेक्ष्य में अपना अपने विचार रखते हैं। बाजी जी अनम्यूट। हाँ हाँ, सब साथी को मेरा अभिनंदन। अनिल जी का तो बहुत अच्छा विश्लेषण सुना है, बहुत अच्छा है। तो मेरा तो ऐसी सुझाव है, जो अभी जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है, ये जो संकेत मिला है, एक स्टेटस को संकेत मिला है, इसको कहते हैं वो स्थितावस्था। अभी जो स्थितावस्था है, वो स्थितावस्था को रखने के लिए ये संकेत है, और कुछ नहीं। मैं इसी संदर्भ में मैं बंगाल का एक थोड़ा आंकड़ा मैं आपको पास रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी कारण से जो अभी जो मीडिया का जो चर्चा हो रहा है, देश में जो चर्चा हो रहा है, और सारी भारत में तो बहुत लोग हमको भी फोन किया, अरे तो बंगाल, वो एक कहावत है ना, जो बांग्ला जो सोचते हैं नेक्स्ट डे में भारत सोचेगा। ये सब जो है काफी सब चर्चा है। वो चर्चा तो उसके तो मुझे लग रहा है जो उसका जो चिंतन करना है सोशल जस्टिस आधार पे भी, जो भी अनिल जी बताया, उसी चिंतन के दिमाग में उसका नहीं है। उसके बावजूद भी मैं थोड़ा एक आंकड़ा दे रहा हूँ। जैसे इसी बार जो बंगाल में जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव में आपका जो सीट मिला है, जैसे टीएमसी का, तृणमूल कांग्रेस का अभी 213 सीट मिला है। 213 के अंदर जो परसेंटेज ऑफ वोट मिला है 48% वोट मिला है, 48%। भाजपा का जो वोट मिला है वो 38.2%, और लेफ्ट, कांग्रेस, ऐसे संयुक्त मोर्चा सब मिलकर 10% वोट मिला है। इसी जो टीएमसी का जो वोट मिला है, वो हम लोग कंपेयर करेंगे तो 2019 का पार्लियामेंट चुनाव में उसका जो वोट मिला था वो 43.69%, कम से कम 4.5 से ज्यादा वोट उसको ज्यादा मिला है। और भाजपा को जो 2019 में वोट मिला था पार्लियामेंट चुनाव में, 40.64% वोट मिला था। इसी बार 38.2% वोट उसको मिला। उसको लगभग आपका 2% के आसपास कम वोट मिला। और 2019 में कांग्रेस, सीपीएम सबको मिलके जो वोट मिला था वो 12% वोट मिला था। और 2019 में पार्लियामेंट चुनाव में तो टीएमसी का 22 पार्लियामेंट सीट मिला था, और 164 असेंबली सीट में उसको लीड था। बीजेपी का 121 सीट में लीड था, और कांग्रेस का जो 9 सीट में लीड था। फिर और एक कदम में पीछे हटते, कारण इसको बंगाल का पॉलिटिक्स का जो सोशल जस्टिस और स्टेटस को इसी सब्जेक्ट में लेके बोल रहा हूँ। 2016 में टीएमसी को 211 सीट मिला था, रिमेम्बर इट, 211। इसी बार में 213। अभी 2 सीट में चुनाव, 2 सीट में चुनाव बाकी है। तो 2016 में तृणमूल कांग्रेस को 44.91% वोट मिला था, लगभग 45% वोट मिला था। भाजपा का 3 असेंबली सीट मिला था, 10.16% वोट मिला था भाजपा को। और लेफ्ट, कांग्रेस मिलकर 77 सीट मिला था। इसी समय उसको 40% वोट मिला था। तो ग्रेजुअली क्या है, जो 2016 में टीएमसी को 45% वोट मिला, 2009 में 2019 में टीएमसी को कम, मान लीजिए 1% वोट कम हो गया, 43.69% वोट हो गया। और इसी बार
लगभग 4.5% वोट ज्यादा मिला है। वेरी इंटरेस्टिंग एक पॉइंट क्या है, जो जो सोशल जस्टिस के खिलाफ जो सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं हम लोग देख रहे हैं, ये सोशल इंजीनियरिंग दोनों तरफ से हो रहा है। कारण आप लोग जानते हैं बंगाल को बहुत प्रगतिशील राज है, ये भी आदमी को पता नहीं है। जो बंगाल में जो पॉलिटिकल हेजिमोनी, कल्चरल हेजिमोनी भारत से सबसे ज्यादा रूट मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक, जो रूट क्या है वो भद्रलोक का जो रूट वर्ड यूज करते वो रूट है। जैसे सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड बाय द सो कॉल्ड अपर कास्ट, और बंगाल में अपर कास्ट का जो परसेंटेज है बहुत कम है। बंगाल का अपर कास्ट का परसेंटेज ओनली 6 to 7%, नॉट मोर देन इट। और वो सारी पॉलिटिकल पार्टी को वो कंट्रोल करते हैं, डान बाम सेंट्रिस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टी। रेवोल्यूशनरी भी वो अपर कास्ट कंट्रोल करते हैं, राइटिस्ट भी अपर कास्ट कंट्रोल करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये जो स्टेटस को क्या है, ये स्टेटस को ही मेंटेन हो रहा है बंगाल में लगभग आफ्टर पार्टीशन 1947 के बाद। जो हम लोग देख रहे हैं ये कंटिन्यू हो रहा है जैसे, और इसी से ही बंगाल में जो हम लोग बदलोग पॉलिटिक्स बोलते हैं, ये है लिबरल हिंदुत्व। लिबरल हिंदुत्व का पॉलिटिक्स है वो बराबर। और पहली बार जो बंगाल में तो आरएसएस काम कर रहे हैं बहुत दिन से आरएसएस काम कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ इसी बार, जो नक्सलबाड़ी जो होता है, जो वेरी रिनाउंड नक्सलबाड़ी में भी आरएसएस बहुत दिन से काम कर रहे हैं। इसी बार नक्सलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र भाजपा को मिला, वो शेड्यूल कास्ट सीट। फिर ये तो एक आंकड़ा मैं दिखा रहा हूँ। सेकेंड एक आंकड़ा है जो 213 में सीट टीएमसी को मिला, इसमें शेड्यूल कास्ट सीट मिला है 28, शेड्यूल ट्राइब सीट मिला है 9 टीएमसी का। वेरी इंटरेस्टिंग, भाजपा का जो 77 सीट मिला उसी में 30 सीट शेड्यूल कास्ट है, 30 सीट। टीएमसी का शेड्यूल कास्ट सीट मिला 28, भाजपा को शेड्यूल कास्ट सीट मिला 30, और भाजपा को एसटी सीट मिला है 6। एक आंकड़ा है। मैं एक क्लासिफिकेशन करके मैं इसको जानना चाहिए कैसे सोशल इंजीनियरिंग बंगाल में हो रहा है। एक तो मैं जोन वाइज, जैसे नॉर्थ बंगाल एक्सेप्ट मालदा, मैं मालदा को इससे में लिया नहीं। नॉर्थ बंगाल में जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपका कुचबिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, मालदा, मैं मालदा को छोड़ के बोल रहा हूँ। इसी में टोटल जो सीट है 42 सीट्स है। 42 सीट्स में टीएमसी को मिला 16 और भाजपा को मिला 26। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसी में कास्ट वाइज बोल रहे हैं, कास्ट को कैसे वो उधर वो नॉर्थ बंगाल में जो शेड्यूल कास्ट है वो शेड्यूल कास्ट मेनली राजवंशी कम्युनिटी है ज्यादा, जैसे कमतापुरी राजवंशी हम लोग बोलते हैं। और नवशूद्र कम्युनिटी है ज्यादा, नॉट मेजर, जैसे हम लोग मुतुआ नवशूद्र बोलते हैं, उसका प्रेजेंस भी है। शेड्यूल ट्राइब जो होता है मेनली टी गार्डन्स वर्कर, जैसे 100 years 200 years बिफोर जो माइग्रेशन हुआ था ओरिजिनल रांची रीजन, झारखंड रीजन से, वो ट्राइब्स है उधर, मेनली टी गार्डन्स वर्कर का ट्राइब्स है। इसी बार क्या देख रहे हैं, जो टी गार्डन्स जो ट्राइब होता है, टी गार्डन्स का वर्कर वो मैक्सिमम वोट दिया है बीजेपी को, और शेड्यूल कास्ट के अंदर कुछ वोट राजवंशी
भी मिला, राजवंशी का जो वोट टीएमसी के भी मिला है, भाजपा को भी मिला है, और ज्यादा जो राजवंशी जो वोट है वो भाजपा को ही मिला है। राजवंशी जो इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है। इसके बाद मैं आ रहा हूँ जो मुस्लिम जोन, ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसी चुनाव में। जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, 24 परगनास साउथ, 24 परगनास नॉर्थ, बीरभूम, बाडवान, ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर मालदा, मुर्शिदाबाद मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट है। 24 परगनास नॉर्थ लगभग 50-50 का मुस्लिम पॉपुलेशन एंड अदर पॉपुलेशन। 24 24 साउथ, नॉट 24 साउथ में मुस्लिम और अलग का जो 50-50 लगभग। 24 परगनास नॉर्थ में भी एक बसीरहाट जो सब डिवीजन मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन है अदर। इसी इलाका में जो 132 सीट्स है, 132 सीट्स का 116 सीट मिला है टीएमसी को, बीजेपी को 15, और जो इंडियन सेकुलर फ्रंट संयुक्त मोर्चा के साथ एक ही सीट मिला। जैसे लिख रहा है ना, जो लेफ्ट सब मिलके एक सीट, वो सीट मिला है, वो मुस्लिम। ये जो सीट है, ये सीट इसी बार फैक्टर था। कारण क्या है, सारी जो मुस्लिम बीजेपी का इतना कैंपेन शुरू किया, बीजेपी का इतना जो वो सोच गया जो बीजेपी बंगाल में आ जाएगा तो बंगाल का सबसे नुकसान होगा मुस्लिम को। इसी बार इसी कारण से एज ए होल एंटायर मुस्लिम पॉपुलेशन टीएमसी को वोट किया है। फिर मैं एक तो एक आ रहा हूँ, फिर मैं दिखा रहा हूँ, मैं कास्ट वाइज भी आऊंगा बाद में थोड़ा। इसके बाद है एक डिस्ट्रिक्ट नोदिया, जिसको हमको मोतुआ बोलते हैं। मोतुआ नमोसूत्रों का जो दौड़ है, जैसे बांग्लादेश से माइग्रेट करके आए आफ्टर पार्टीशन मैक्सिमम। बांग्लादेश मोदी जो बांग्लादेश यात्रा भी इसीलिए किए थे ना, मुतवा कम्युनिटी को ही करने के लिए, जो हाँ हरिश्चंद्र हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। नोदिया बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 सीट है नोदिया का। टीएमसी को मिला है 8 सीट और बीजेपी को मिला 9 सीट, और 9 सीट में उधर 5 शेड्यूल कास्ट सीट है, वो 5 शेड्यूल कास्ट सीट ही बीजेपी को मिला है। 5 शेड्यूल कास्ट सीट बीजेपी को मिला है। एंटायर नमोशूद्रा का जो वोट है, वो वोट मैक्सिमम वोट बीजेपी पे पास दिया था। इसके बाद अब देखिए, जो 24 परगनास नॉर्थ में 5 जो 6 शेड्यूल कास्ट सीट है, 6 शेड्यूल कास्ट सीट में 5 जो शेड्यूल कास्ट सीट भाजपा को मिला है, वो नमोशूद्र कम्युनिटी का है। तो पूरा जो पूरा नमोशूद्र मुतुआ कम्युनिटी इसी चुनाव में भाजपा के साथ है। मैक्सिमम, मैं सबको बोल रहा हूँ, मैक्सिमम जो है भाजपा के साथ। माजी साहब, हाँ जी, माजी साहब, मैं ये नहीं बोलना नहीं, चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, जी, जैसे आंकड़े क्या तो आपने बताइए। काफी बताए से, अब कि क्या ये देश की राजनीति पर लोकतांत्रिक ढांचे को देखते हुए या जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का जो मुहिम चलती रहती है, उसके हिसाब से क्या इसका कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क है, फर्क है। देखिए, दो काम है, और एक मैं बोलने का इसी कर रहा हूँ, हाँ, और आज हाँ, बहुत व्यूअर्स है वो इंटरेस्टेड है सुनने के लिए। फिर साउथ बंगाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। साउथ बंगाल में मिदनापुर ईस्ट, वेस्ट, बांकुड़ा, पुरुलिया, ये जो सारी जोन है, ये सारी जोन में जो ट्राइबल जो आदमी होता है, जो एबोरिजिन जो ट्राइबल है, बांकुड़ा, मिदनापुर, पुरुलिया, झारखंड में, और टीएमसी को वोट किया है। और बाउड़ी एक कम्युनिटी है साउथ बंगाल का, सबसे नेग्लेक्टेड कम्युनिटी है, लार्ज नंबर भी कम्युनिटी, और सारे के सारा भाजपा को मैक्सिमम। तो मेरा कहने का मतलब है, जो इसी पोलराइजेशन जो मैं देख रहा हूँ बंगाल पॉलिटिक्स में, इतना पोलराइजेशन पहले नहीं था। ये पोलराइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है बंगाल में। एक और इसी का जो कारण क्या है, देखिए, बहुत लोग उत्साहित हो रहे हैं, जो भाजपा तो खत्म हो गया बंगाल में। बंगाल में जो भाजपा का जो खत्म हो गया, जो बोल रहे हैं, भाजपा को जो वोटिंग एनालिसिस में दे रहा है, भाजपा को जो वोट मिला है वो
आपका 38.2%, वो कम से वो 2019 से केवल लगभग बिलो 2% हो, और 77 सीट मिला है बंगाल में. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन वेस्ट बंगाल असेंबली सिंस 1946. 1946 में अनडिवाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी का 2 मेंबर था, ज्योति बासु, रतनलाल ब्राह्मणी. 1946 के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम इन बंगाल कोई लेफ्ट पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, कांग्रेस का कोई रिप्रेजेंटेशन. तो एक वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत चीज में जो खेला हो रहा है, दैट इज ए गेम, मे बी ए गेम. थोड़ा बहुत संक्षिप्त आदमी, कर दो। हाँ, नहीं, संक्षिप्त कर रहे हैं. जो एक गेम तो जो शुरू किया है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, ब्राह्मणिकल फोर्स. राजेश जी भी लास्ट टाइम में एक हमारा जो बात हुआ था, जो ब्राह्मणिज्म एंड कैपिटलिज्म का जो गठबंधन, एक ब्राह्मणिज्म कैपिटलिज्म का गठबंधन से 2 चीज होता है. जैसे अनिल जी पहले ही बताया, दिल्ली में जो हुआ है, हमारे देश में जो रूलिंग कास्ट, रूलिंग क्लास, जो कॉर्पोरेट्स चाहते हैं, पार्लियामेंट असेंबली में ऑपोजिशन ही भी उसका रहेंगे और रूलिंग भी उसका रहेंगे. ये जो स्ट्रेटेजिकल गेम है, ये स्ट्रेटेजिकल गेम बंगाल में प्रतिफलित हुआ है, इसको समझना चाहिए. कारण क्या है, दोनों ही रूलिंग क्लास का है और दोनों ही कॉर्पोरेट का है. अरे कॉर्पोरेट का ही खेल हुआ है बंगाल में, इसी में ज्यादा उत्साहित जो हो रहा है, बहुत हो रहा है. हम तो बोले स्टेटस को ना, केवल स्टेटस को नहीं है. जो भाजपा को 77 सीट असेंबली में मिला है, लास्ट टाइम में 3, इसी बार 77. तो असेंबली में तो सोशल जस्टिस के लिए बात करने वाला कोई नहीं है, वर्किंग क्लास के लिए बात करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है. एक डिस्कोर्स भी नहीं है. और इसी भी चर्चा में जो सोकल भद्रलोक इंटेलेक्चुअल जो बंगाल का होता है, वो कैंपेन किया है, जो बहुत वेलफेयर प्रोजेक्ट ममता जी किया है. अरे वेलफेयर प्रोजेक्ट तो कॉर्पोरेट्स का प्रोजेक्ट है. कॉर्पोरेट सोशल सिक्योरिटी चाहते हैं, उसको पूंजी को सुरक्षा के लिए सारी जो कन्याश्री, जो मेडिक्लेम, एवरीथिंग, ये प्रोजेक्ट है, कॉर्पोरेट का प्रोजेक्ट है. कॉर्पोरेट चाहते हैं उसको पूंजी को ठीक रखने के लिए वेलफेयर स्कीम चालू करो, कमाओ 100 रुपीज, वेलफेयर में 25 रुपया दे दो. कैसे प्रॉब्लम है. असली जो डिस्कोर्स था बंगाल में, चर्चा हुआ नहीं. इलेक्शन में कॉर्पोरेट का लूट का भी चर्चा हुआ नहीं. इसी इलेक्शन में किसानों का जो मूवमेंट चल रहा है, इसमें ज्यादा चर्चा हुआ नहीं. हुआ है, ज्यादा चर्चा हुआ नहीं, मेन डिस्कोर्स में हुआ. तो ये जो केवल आदमी को एक रिलीजियन, कास्ट के आधार पे बांध के रखना है, एक गेम. तो इसी तो देखिए, ये तो हमारा जो संविधान में जो आप सोशल जस्टिस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है संविधान का. जैसे सोशल जस्टिस एक डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस है. वोट से डेमोक्रेटाइजेशन होता नहीं, सोशल डेमोक्रेटाइजेशन अलग बात है. चुनाव तो कॉर्पोरेट, अभी चुनाव का प्रोसेस पूरा कॉर्पोरेट के कब्जा में है. वो चाहते हैं सोशल जस्टिस ना हो, वो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं. इसी कारण से जैसे स्टेटस को बजाय रहे और उसका काम भी आगे बढ़े, यही काम हुआ है. इसको डीपली एनालिसिस करने के बाद तो मेरा तो सोच आ रहा है, अभी बंगाल में बीजेपी को थोड़ा रेजिस्ट किया है, डिफीट हुआ नहीं. बंगाल में बीजेपी डिफीट हुआ नहीं, रेजिस्ट हुआ है. मेरा लास्ट शब्द है, बंगाल में जो हुआ है, बीजेपी टाइम बीइंग इज रजिस्टर्ड बट नॉट डिफीटेड. ये मैसेज मैं बोल रहा हूँ. धन्यवाद माजी साहब. दोबारा उनके माजी अरुण अनिल चमड़िया जी की जाने से पहले मैं राजेश कुमार जी से कहूंगा कि आप अपने कुछ कमेंट. राजेश जी. राजेश, अनम्यूट करो. नहीं आवाज आ रही नहीं है हुआ. राजेश. हो गया. अरे मैंने कर दिया था. हाँ अब हो गया, हो गया, हो गया.
बोलिए। नहीं आ रही आवाज? आवाज नहीं आ रही? तो प्रॉब्लम है। मैं राजेश जी को अनम्यूट हुआ नहीं राजेश जी को। राजेश जी अभी हुआ नहीं है, तो मैं अनिल चामड़िया जी से बात कर लेता हूँ, तब तक आप सही कर लीजिए। चामड़िया जी, जैसे कि आपने बताया और मांझी साहब ने भी वही कहा कि सत्ता परिवर्तन अवश्य हुआ है बंगाल में, लेकिन सत्ता का चित्र वही है, दोनों ही कारपोरेट सेक्टर के हाथों में खेल रहे हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि फिर भी जो जिस प्रकार से वहां पर भाजपा के खिलाफ रहा, जैसे अब, लेकिन उन्होंने भी, मांझी साहब ने कहा कि भाजपा हारी नहीं है, बस थोड़ा सा रजिस्ट हुआ है। तो इसको देखते हुए आप यूपी और बिहार के, या खास और यूपी में 22 का इलेक्शन है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके का कुछ हो सकता है? क्योंकि यहाँ यहाँ पर कारपोरेट के हाथों में खेलने वाली तो एक ही पार्टी है। तो ठीक है, दूसरी पार्टी थी जो जीती है, वो भी कारपोरेट के समर्थन से है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में, जो राजनीतिक माहौल है, वहां पर ऐसा नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? और दूसरी बात ये, केरल में जो है एलडीएफ, एक और कहना चाहूंगा, वो भी आपसे इस पर ओपिनियन लेना चाहता हूँ, कि जो वहां पर जो कांग्रेस है या लेफ्ट वामपंथी मोर्चा है, दोनों का जीरो आया। अब ये कहा तो ये जा रहा है कि साहब जो है, ये इन दोनों के बारे में इनका पता नहीं गया, लेकिन रिपोर्ट ये भी है कि रणनीतिक तौर पर दोनों पार्टियों ने, या उनका जो गठबंधन था लेफ्ट का और कांग्रेस का, इन्होंने शुरुआत में तो एक बड़ी रैली करी और कई लाख की संख्या में लोगों को इकट्ठा किया, और इससे ये संदेश दिया कि वो भी लड़ाई में है, संघर्ष में है, और संघर्ष में है। लेकिन बाद में जब उनको ये लगा कि उनकी लड़ाई से भाजपा को फायदा पहुंच रहा है, तो वो खुद सरेंडर कर दिए, और ना तो उन्होंने कोई ज्यादा कन्विंसिंग में कैंपेन में ऊर्जा खर्च करी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो गए नहीं, बाद में राहुल ने ये कोरोना का बहाना बनाते हुए अपनी बाकी मीटिंग, जो 4 राउंड बचे थे, उनकी मीटिंग कैसे कर दी। तो ऐसा लगता है कि ये उनका जो है, उन्होंने एक रणनीति के तौर पर भाजपा को हराने के लिए अपना अपना जो है, एक तरीके से उनको फ्री स्पेस दे दिया ममता बनर्जी को। तो एक तो इस पर मैं आपके कमेंट चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि इससे, क्योंकि अगर उन फ्री स्पेस दिया तो जमीन में तो अभी भी उनका चुनाव करने की जो वामपंथी पार्टियां हैं, उनका कैडर करती होगा। और दूसरा, उत्तर प्रदेश के नजरिए से आप इसका क्या प्रभाव देखते हैं? देखिए, आपकी बात, जो आपने बात कही, वो थोड़ी सी विस्तार से बात करने की गुंजाइश छोड़ती है, जो कि यहाँ संभव बहुत नहीं है। लेकिन संक्षेप में दोनों प्रश्नों के उत्तर जो मैं देने की कोशिश करूंगा, कि देखिए, जो आप परिवर्तन देख रहे हैं तमिलनाडु में, वो तमिलनाडु में परिवर्तन लगभग 10 वर्षों के बाद, यानी 10 वर्षों तक वहाँ एआईडीएमके का शासन रहा, और उसके बाद 10 वर्षों के बाद शायद डीएमके अभी आई है, सत्ता में अभी आई है। और वो एआईडीएमके जिस हालात में रही है, जैसे मान लीजिए जयललिता का जाना, या फिर उसके जो अंदर के जो झगड़े हैं शशिकला के साथ, और भी बहुत तरह के आईडीएमके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग उसको मैनेज नहीं कर पाए। और वहाँ के एक तरह से लोगों में एआईएडीएमके के साथ भी जो लोग थे, उनके साथ भी उनका ठीक तरीके से शायद जुड़ाव नहीं रह पाया था। मैंने आपको अपने वक्तव्य में भी कहा कि हम कोई, ये जीत जो है वो डीएमके की आइडियोलॉजी की जीत नहीं है। हाँ, सहमत। हम डीएमके के आइडियोलॉजी की जीत के रूप में इसे दर्ज न करें, ये मैं कह रहा हूँ। सही। जैसे मान लीजिए कि हम सत्ता से विक्षुब्ध होकर हम किसी को वोट दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे आइडियोलॉजिकली
उसको विन ओवर कर रहे हैं, या आइडियोलॉजिकली हमने उसको तैयार कर लिया अपने लिए। जो बंगाल में देखिए क्या हुआ, बंगाल में कहने के लिए आइडियोलॉजिकली आपने अपना बेस तैयार किया था, कहने के लिए लेफ्ट की 30 साल तक सरकार रही है वहां पर। मतलब आप यकीन मानिए, अब सोचिए जरा इस पर, कि जहां पर कि एक विचारधारा के स्तर पर काम करने वाली कोई पार्टी अगर ये दावा करे कि 30 साल तक उसने वहां राज्य किया, शासन किया, और अचानक से वो 4.1 और 1 दशमलव कुछ परसेंट, यानी कि सीपीआई सीपीएम इन लोगों को अगर वोट कैलकुलेट करेंगे तो 6-7% से ज्यादा वोट नहीं अब रह गए। हम्म, कहाँ चले गए वो वोट? ये कैसा आइडियोलॉजिकल बेस बनाया था आपने? नहीं, भारतीय समाज में ये आइडियोलॉजिकल बेस जो हम बनाने की बात कर रहे हैं, उसको फंडामेंटली उसको चेक करने की जरूरत है। हमारे यहाँ ऑलरेडी एक आइडियोलॉजी का बेस है, और वो आइडियोलॉजी है हिंदुत्व। उसका जो बेस जितना मजबूत है, उस मजबूती को दूर करने के लिए, उस मजबूती को खत्म करने के लिए, अगर आप केवल ये कहेंगे कि हम लेफ्ट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे हम लड़ लेंगे, ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, आप लेफ्ट के सहारे केरल में लड़ सकते हैं। थोड़ा सा ये पेचदार बात है। क्यों ये है? केरल में सोशल जस्टिस के मूवमेंट की पृष्ठभूमि, और सोशल जस्टिस के पृष्ठभूमि के साथ साथ सोशल जस्टिस को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों के हाथों में जो लेफ्ट की पूरी राजनीति रही है, वो रही है। इसीलिए केरल में बीजेपी का आना मुश्किल है। दो बातें वहां हो गई, यानी कि वहां एक लीडरशिप और प्लस वहां के सोशल जस्टिस के मूवमेंट की पृष्ठभूमि, दो बातें हो गई। पश्चिम बंगाल में इसके ठीक उलट बात है। सोशल जस्टिस का मूवमेंट वहां नहीं हुआ, बल्कि सोशल जस्टिस के मूवमेंट को तोड़ने के लिए, सोशल जस्टिस के मूवमेंट को तोड़ने के लिए वहां पहली बार कम्युनलिज्म का इस्तेमाल हुआ। और कम्युनलिज्म के बाद आपने उससे लड़ाई नहीं हो पाई है, इसका मतलब। इसीलिए ये शिफ्ट होने में कितना समय लगा, आप सोचिए ना, कितने साल में ये शिफ्ट कर गया सब कुछ। नहीं तो तो जैसे ये दो बातें। एक मिनट, जैसे मांझी साहब ने भी अभी कहा ना कि केरल और वहां पर एक फर्क है। केरल में जो लेफ्ट फोर्सेस हैं उनका नेतृत्व जो है वो सोशल जस्टिस फोर्सेस मतलब बहुजन जातियों के पास है, पिछड़ी जातियों के पास है, जबकि यहाँ पर वो भद्र लोग के पास है जो यही संवर्ण हाँ, लोग। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, यही मैं भी कह रहा हूँ कि केरल में एक सोशल जस्टिस का मूवमेंट भी रहा है, और हम्म, बहुत स्ट्रांग मूवमेंट रहा है। हम्म, इसीलिए वहां जो कंपटीटर है, वो कंपटीटर, वहां पर किसी के पास कोई चॉइस ही नहीं है कि वो कम्युनलिज्म को एक कंपटीटर के रूप में डेवलप करे। हम्म, हमारे यहाँ यूपी में जो सोशल जस्टिस की फोर्सेज है, और बिहार में जो सोशल जस्टिस की फोर्सेज है, उन्होंने कंपटीटर के रूप में कॉमनल फोर्सेस को आगे किया, हम्म, अपना कंपटीटर एस्टेब्लिश किया, क्योंकि उनके पास सोशल जस्टिस का कोई विजन नहीं है। हम्म, सोशल जस्टिस का विजन नहीं है, केवल उनको एक परिवार, कुछ परिवारों के लिए सत्ता चाहिए। हम्म, विजन नहीं है, आइडियोलॉजिकली कोई विजन नहीं है। यूपी में यही बात होने जा रही है। यूपी में अगर हम ये सोच रहे हैं, यूपी में क्या इंतजार, यूपी में इंतजार ये हो रहा है कि सत्ता से नाराजगी बढ़ेगी हम्म, तो लोग ऑटोमेटिकली हमको चूज कर लेंगे। यानी कि आपने अपनी आइडियोलॉजी को सस्पेंड कर दिया है। आप आइडियोलॉजी के नाम पे शंकराचार्य के यहाँ जाके चरण छू रहे हैं। हम्म, आइडियोलॉजिकली आपका काम नहीं कुछ हो रहा है, तो चुनाव तो आप जीत जाएंगे, लेकिन वो आइडियोलॉजी कौन सी होगी? हम्म, किस आइडियोलॉजी के लिए चुनाव जीतेंगे आप? तो उस वो आइडियोलॉजी के लिए जो शंकराचार्य के पांव छूने के लिए प्रेरित करे।
आप उस आइडियोलॉजी के लिए जो विष्णु भगवान का मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाने के लिए, परशुराम की प्रतिमा बनाने के लिए, उस आइडियोलॉजी को आप जो है उस आइडियोलॉजी के लिए सरकार की मशीनरी को आप लगाएंगे। इसका मतलब यही हुआ। तो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल आप इस आइडियोलॉजी को ही मजबूत करने के लिए करेंगे। इसीलिए मैं देखिए परेशान ये नहीं होता बीजेपी हारी जीती। बीजेपी एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है और वो अपनी आइडियोलॉजी में सबसे ज्यादा कमिटेड है, सबसे ज्यादा ईमानदार है, ये मैं बात कहता हूं। और वो अपने आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज नहीं करती है। अपनी आइडियोलॉजी को एक्सपेंड करने के लिए, उसको विस्तार देने के लिए वो सोशल इंजीनियरिंग करती है। वो अपनी आइडियोलॉजी को उसने एक्सपेंड किया है। बंगाल में भी उसने अपनी आइडियोलॉजी को एक्सपेंड किया है, असम में भी किया है, और इससे पहले बिहार में भी जब आया था तो मैंने कहा कि उसने अपनी आइडियोलॉजी को एक्सपेंड किया है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि लोकतंत्र के लिए बीजेपी बीजेपी पर हम सवाल खड़ा करें या फिर उसकी पूरी आइडियोलॉजी जो है उस पर हम सवाल खड़ा करें। बीजेपी न रहे, मान लीजिए बीजेपी नहीं रहेगी, अब मनुवाद कोई नहीं कहता है, अब जो है हिंदुत्ववादी कहते हैं, ब्राह्मणवाद भी नहीं कहता, अब हिंदुत्ववादी कहते हैं। क्या फर्क पड़ेगा उससे? ये तो विस्तार है ना, मनुवाद ब्राह्मणवाद का विस्तार है ना हिंदुत्ववाद। तो मान लीजिए कि बीजेपी चली जाती है पीछे, बीजेपी नहीं रहती है, ना रहे, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। अगर वो काम समाजवादी पार्टी करेगी, वो काम आरजेडी करेगी तो क्या नुकसान है? वो तो और अच्छा है। इसीलिए ये जो जो हम ये एनालिसिस करते हैं कि ये पार्टी हार गई, ये पार्टी नहीं, मैं कहता हूं विचारधारात्मक स्तर पर हमको एनालिसिस करना चाहिए कि विचारधारा के स्तर पर कौन सी विचारधारा ने क्या शेप लिया है, क्या उसको आकार मिला है, क्या वो आगे गई है और कितना पीछे गई। ये मैं कह रहा हूं, और ये हम लोगों को एक बुद्धिजीवी होने के नाते, समाज के बुद्धिजीवी होने के नाते हमको ये बात इसी दायरे में लगातार और लगातार करनी चाहिए और सोचनी चाहिए। ये मैं बस अपनी बात कह के खत्म करता हूँ। राजेश का शायद माइक ठीक हो गया हो। राजेश जी आपका माइक सही हुआ? अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, हो गया। हो गया। हाँ हाँ, अब आपने हाँ, विचार हाँ। रखे, आपने दोनों के विचार सुने। और क्योंकि सत्ता में तो परिवर्तन हुआ, चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और यूपी में तो जो सोशल जस्टिस के नाम पे फोर्सेस हैं, उनका कोई चरित्र ही नहीं है, कोई विचारधारा ही नहीं है। ये वास्तविकता है। आपने विचार रखे। फिर गड़बड़ हो गया। राजेश अपना माइक चेक करो ना, माइक में लगता है कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि देखो तुम्हारी आवाज अभी मिली थी, दो तीन शब्द आए थे बीच में। हाँ, आपकी आवाज आई थी बीच में। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। मैं माइक को साउंड आ रहा है। अभी तो आई ना आवाज? बोलिए। नहीं आ रही। हाँ, साउंड नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं आ रहा है कुछ। तो खत्म चलिए, किया जाए, अच्छा, पैकअप किया जाए। मांझी साहब से तब तक देख, दूसरा राउंड मांझी साहब से लेते हैं। मांझी साहब, जैसा कि ये तो सही है, शमड़िया जी भी वही कह रहे हो, आप भी उनसे पूरी तरह सहमत है कि सत्ता में बदलाव आया है, लेकिन सत्ता के चरित्र में कोई बदलाव नहीं है। तो जो बहुजन आंदोलन है, सामाजिक न्याय का आंदोलन है, उस नजरिए से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन अ, फिर भी लोग जो है उम्मीद करे हुए हैं। जैसे कि अभी इसी हमारी चर्चा को सुनते हुए एडवोकेट राजेंद्र साय, उन्होंने टिप्पणी की है कि बंगाल में जीते हुए ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट का स्वागत करना चाहिए और सोशल जस्टिस के इशू से उनको अवगत कराना चाहिए। मतलब हम लोग जाकर उन्हें अवगत कराएं और तभी सोशल जस्टिस को आगे बढ़ाया जा सकता है।
तो उससे ये तो हम लोग क्या कर सकते हैं? या आप ये बताएं कि इस सारे उसमें जो है कोई सकारात्मक तरीके से इसको लिया जा सकता है, या कुछ भी बहुजन आंदोलन, सोशल जस्टिस आंदोलन के लिए कुछ भी सकारात्मक कुछ नहीं? देखिए जो पांच राज्य विधानसभा चुनाव परिणाम है, इसमें कोई सकारात्मक लिया जा सकता है या कम सकारात्मक है? उन संगठन है, हम उत्तर भारत वाले दिल्ली में बैठे हुए लोग उसको उसको विस्तार कर सकते हैं उस पॉइंट का, कोई चीज तो उसमें आप बताइए। और अपना केरल के बारे में बताइए। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि अब आसाम के बारे में। आसाम में देखिए भाजपा जीती है, लेकिन जो वहां पर सीएनआरसी के विरोध में संघर्ष करने वाले अखिल गोगोई, वो चुनाव जीते हैं जेल में रहते हुए। अखिल गोगोई नाम है ना? हाँ। तो वो चुनाव जीते हैं, तो वो सीएनआरसी का विरोध करते हुए जीते हैं, लेकिन सीएनआरसी को समर्थन करने वाले सत्ता में है। तो इस पर भी ध्यान रखिएगा। देखिए आसाम में तो जो हुआ है, वोट का परसेंटेज इसी बार फर्क ज्यादा नहीं है। असम में तो मेरा तो एजम्पशन था जो असम में वही सरकार आएगी कांग्रेस। असम में तो अभी जो हो रहा है असम में मैक्सिमम कंसेंट्रेट हो गया। असम का जो असमिया जो अस्मिता होता है उसके साथ भी एक संपर्क है। जो अस्मिता अभी जो एक असमिया नेशनलिज्म को बिल्डअप करने के लिए जो अस्मिता है, इसी चुनाव में उसको भी डेवलप किया। और बंगाल में भी जो स्लोगन जो था इसी बार में, जैसे बंगाली कल्चर, बंगाली बांग्ला का जो संस्कृति, ये सब सवाल भी बंगाल में आ गया। ये सवाल का जो बंगाल में जो आए हैं, तो इसी सवाल के साथ भी कभी कभी वो जुड़ देते हैं। एक फेडरलिज्म का भी सवाल है, ऐसा भी सवाल है। ये सब सवाल एक इमोशनल सवाल होता है, इसको कोई कंटिन्यूएशन नहीं है। और आज के दिन से भारत में जो अभी जो पूंजी का जो विस्थापन हो रहा है, जो माइग्रेंट लेबर होते हैं, हॉट स्टेट में लेबर माइग्रेट करते हैं, लोग माइग्रेट करते हैं। और केवल अस्मिता देख के कुछ होगा नहीं, कारण अस्मिता का जो एक आवाज होता है वो भी एक टेम्पोररी फेज में काम करते हैं। असली जो आवाज हो रहा है सोशल जस्टिस का, इंडियन सोसाइटी में एज ए होल हम लोग जो बात करते हैं, जो एक सोशल जस्टिस सबको मिलना चाहिए। वो जो बिहार का भी मजदूर का भी सोशल जस्टिस होना चाहिए, और सारी भारत में जो पिछड़ा वर्ग है, भारत में जो दलित वर्ग है, भारत में जो वर्किंग क्लास है, उसको सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए। ये जस्टिस के आधार पर ही बात करना है। और बंगाली में, बांग्ला में जो इसी बार देखा है, बंगाल में जो मिडिल क्लास भी थोड़ा आतंकित हो गया था। उसका आतंक के कारण क्या है? जो बंगाली मिडिल क्लास का जो आतंक था, जो बंगाली जो भद्रलोक का जो आतंक था, जो बंगाल में बीजेपी सत्ता में आ जाए तो बंगाली जो ट्रेडिशन, जो एक कल्चर बने हुए हैं, जो भद्रलोक कल्चर बने हैं, उसको डिस्ट्रॉय हो जाए, उसका खत्म हो जाएगा। बंगाल में जो मिडिल क्लास का जो कल्चर है, वो हिंदू लिबरल का जो कल्चर है, हिंदू लिबरल कल्चर में भी बंगाल का जो सारी मिडिल क्लास, अपर कास्ट सब भी एक कंफर्ट फील करते हैं। और वो हिंदुत्व का जो एक आवाज आ रहा है बंगाल में, इनरोड हो रहा है हिंदुत्व का कल्चर में, वो कल्चर में जो बंगाली भद्रलोक का कल्चर खत्म हो जाएगा, इसको जो पोलाइटी खत्म हो जाएगा। ये भी एक सवाल था इसी बार। तो ठीक है, इसका तो रजिस्ट किया है। और मुझे तो ऐसा लग रहा नहीं कि सोशल जस्टिस को इशू को हम लोग जो आगे बढ़ाया था बंगाल में, उस समय में हम लोग काम किया था बंगाल में, वो सोशल जस्टिस इशू को नया रूप से लेके आना बहुत अभी संभव होगा कि नहीं होगा, वो देखना पड़ेगा। फिर भी बंगाल में जो एक वर्किंग क्लास का भी चर्चा होते हैं,
बंगाल में जो एक ह्यूमन राइट्स का भी चर्चा होते हैं ज्यादा से ज्यादा, ऐसे एक लिबर्टी को जो चर्चा होते हैं, वो चर्चा का डिस्कोर्स अभी कितने दिन तक जारी रहेगा, कारण अभी बंगाल में जो सिचुएशन आ गया वो हिंदू मुसलमान यही चर्चा चलेगी, कारण हिंदू मुसलमान चर्चा में सोशल जस्टिस डाइल्यूट हो जाएगा। एक कम्युनल जो विचारधारा, जैसे अनिल जी बताया था, जो कम्युनलिज्म को जो फैल रहा है, ये दोनों तरीके से कम्युनलिज्म को फैल रहा है। टीएमसी भी कम्युनलिज्म को फैल रहा है, वो हिंदू कम्युनलिज्म के बारे में बात कर रहा है, ये भी हिंदू कम्युनलिज्म को आगे बढ़ने के लिए तो लास्ट 10 साल 15 साल तो वो तो मदद किया ना, ये सोच रहा नहीं। जितना दिन तक ये एक मेजोरिटी कम्युनलिज्म और माइनॉरिटी कम्युनलिज्म का जो सवाल रहेंगे, इसी सवाल में सारी सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, ये सारी चर्चा बंद हो जाएगा। ये भी मैं जो बताया, ये भी एक गेम प्लान है, ये भी गेम प्लान है, इसके कैसे तोड़ा जाए। जैसे जैसे अनिल जी बहुत अच्छा बात, जो हिंदुत्व एक दर्शन है और वो कमिटेड दर्शन है, जो हमारा जो हम लोग जो सोशल जस्टिस के लिए जो चर्चा करते हैं, हमारी इसको थियोरिटाइजेशन भी हम लोग किया नहीं आज तक। हम इसके लिए चर्चा करना, इसके लिए प्रैक्टिस करना, केवल पिछड़ा, दलित, आदिवासी, इसको कोई सत्ता में जाने के लिए पार्लियामेंट में उसका कोई परसेंटेज मिल जाए, रिजर्वेशन मिल जाए, इसी में सीमित हो गया। इसको आगे बढ़ाने के लिए जो थियोरिटिकल जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो थियोरिटिकल डेवलपमेंट नहीं करेंगे। आगे दिन से हिंदुत्व तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होगा, सोशल जस्टिस खत्म हो जाएगा। ये डिस्कोर्स बहुत लंबा दिन तक चलेगी, कारण पूंजी को सुरक्षा देने के लिए। कारण क्या है, आज जो स्टेट का जो फंक्शन है, ये स्टेट का फंक्शन है पूंजी को सुरक्षा देने के लिए। और स्टेट का जो ऑपरेटर हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टीज है, स्टेट इसको जो कॉर्पोरेट इसको फंडिंग करते हैं, करोड़ों करोड़ रुपया फंडिंग करते हैं। किसी लिए फंडिंग करते हैं? पॉलिटिकल पार्टी। अभी जो जो क्या बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, ये फंडिंग का कारण ही क्या है? पूंजी को सुरक्षा देने के लिए। अभी जो भारत में जो पॉलिटिक्स चल रहे हैं, पूंजी को सुरक्षा देने के लिए हिंदुत्व और पूंजी का जो गठबंधन है, एक गठबंधन को आगे बढ़ाना है। इसको तोड़ने के लिए हम लोग और डिटेल्स भी काम करना है, एक काम को आगे बढ़ाना है, इसको चर्चा करना है, लगातार चर्चा करना है। ये चर्चा को बहुत एब्सेंट दिख रहा है सारा भारत में। पहले तो चर्चा होती थी, ये चर्चा भी धीरे धीरे बंद हो रहा है। जैसे जो सोशल जस्टिस के बारे में बात करते, कभी कभी वो सोशल जस्टिस को बदल देते हैं अपना पावर के लिए, अपना फैमिली पावर के लिए, अपना पावर के लिए। ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड से नया रूप से कैसे हम लोग इसको बाहर से आऊंगा, इसको हिंदुत्व और कॉर्पोरेट का जो गठबंधन, इसको हम लोग खत्म करेंगे। ये लंबा लड़ाई है, ये लंबा लड़ाई लड़ने के लिए भी बहुत चर्चा जारी होना चाहिए। मेरा कहना मतलब है, सारी जो पोल एनालिसिस आपको करना है, करने के कारण ऐसा होना चाहिए जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हम लोग कैसे, डेमोक्रेसी को ही हम लोग कैसे उसको एक उपलब्ध उसको यूज करना है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भी हम लोग कैसे सोशल जस्टिस को कोई फोकस होना चाहिए, ये सब कर सकते हैं हम लोग। इसी चर्चा भी होना चाहिए। राजेश जी एक बार कोशिश कीजिए ना। हाँ राजेश जी, देखिए कोशिश को, आपका कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं आ रही आवाज। अनिल जी नहीं आ रही है तो नहीं तो मैं अब प्रोग्राम खत्म करने से पहले, चूंकि चमड़िया जी का डिस्कनेक्ट हो गए, आपसे इतना पूछूंगा माजी साहब, कि जैसे मैंने चमड़िया जी से भी पूछा था कि बंगाल में लेफ्ट फ्रंट एक 0 पे आ गया है, तो
एक तो यह है कि उन्होंने अपना उनका खत्म हो गया प्रभाव, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। जो हमें रिपोर्ट मिली है वो ये भी कहती है कि लेफ्ट फ्रंट ने और खासकर कांग्रेस ने भी उनके पूरे गठबंधन ने लास्ट में उनको फ्री स्पेस दे दिया ममता बनर्जी को की पार्टी को, जिससे कि भाजपा को रोकने के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि हम अगर मेहनत से लड़े तो शायद कुछ सीटें निकाल ले जाएं, 10-15 सीटें निकाल ले जाएं, लेकिन उसके चक्कर में तमाम सीटों पर भाजपा जीत जाएगी। तो क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात तो सही है। देखिए, इसी बार जो कांग्रेस और लेफ्ट का जो वोट है, वो वोट ममता को ही दिया है, कारण भाजपा को रोकने के लिए। ये बहुत अच्छा काम किया है, फाइनली हम लोग देख रहे हैं इसका काम किया है। उसके बावजूद भी बहुत इम्पोर्टेंट जो हो रहा है अभी, इसको स्वीकार कर रहा है वो काम किया है। तो कांग्रेस लेफ्ट जो टीएमसी को वोट ट्रांसफर किया है इसी बार, उसको तो कम से कम रिकॉग्नाइज होना चाहिए। हम लोग फिर देख रहे हैं, ये तो देखिए अभी कारण क्या है, ये एक पोलराइजेशन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये पोलराइजेशन अभी जो कोशिश है बंगाल में, ये वामपंथा भी हो, सोशल जस्टिस फोर्स हो, कांग्रेस का भी जो फोर्स हो, इसको खत्म करने के लिए अभी दोनों तरीके से कोशिश जारी रहेंगे इसको। कारण क्या है, इतना कम परसेंटेज वोट आ गया, एक कम परसेंट वोट ट्रांसफर कर दिया। लास्ट टाइम में भी जो कुछ वोट ट्रांसफर हुआ था कांग्रेस भाजपा को, वो वोट उसको भी वापस आए नहीं। और फिर अभी जो इसी बार जो वोट ट्रांसफर किया था पूरा टीएमसी को, वो वोट फिर उसके पास वापस आएगी कि नहीं आएगी वो जानते नहीं है। तब भी मेरा सुझाव है, जो वामपंथी विचारधारा का जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको भी सोचना चाहिए, उसको सोचना चाहिए सोशल जस्टिस को वामपंथी विचारधारा के साथ भी जुड़ना चाहिए। भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था है उसको तोड़ने के लिए, उसको जाति व्यवस्था को निपटेंगे तो सोशल जस्टिस को आगे बढ़ेंगे नहीं। इसीलिए तो एक लेसन भी होना चाहिए जो वामपंथा को, वो अपना को रिफॉर्म कर सकते हैं। जो लेफ्ट पार्टीज, कांग्रेस भी अपना को रिफॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी सवाल आ गया। तो बंगाल में तो अगुवाई दिन से बहुत लंबा भी लड़ाई चलेंगी, बहुत लोग लड़ रहे हैं, जो हम लोग भाजपा को सिमट कर दिया। मुझे लग रहा है एक नया लड़ाई भी दौर शुरू हो रहा है बंगाल में। बंगाल में धीरे धीरे जो हार्ड हिंदुत्व फोर्स का जो हिंदुत्व का जो एक गढ़ तैयार हो गया, उससे वो आगे ही बढ़ेंगे। उसको हम लोग नहीं रुकेंगे, केवल रुकना नहीं है, उसको आइडियोलॉजिकली उसको फाइट करना है। सही बोल। उसको हाँ, उसको आइडियोलॉजिकल फाइट करने के लिए सारी सोशल जस्टिस प्रोग्राम और बहुजन जो कंसेप्ट होता है, जो डेमोक्रेटाइजेशन के कंसेप्ट है, बहुजन पॉलिटिक्स का कंसेप्ट, उसको आगे बढ़ाना है। अरे ये बहुजन केवल बहुजन का कंसेप्ट के साथ एक इकोनॉमिक आधार से बहुजन को कैसे आगे बढ़ाना जाए, केवल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, भागीदारी नहीं है, बहुजन का जो इकोनॉमिक जो आर्थिक जो उसका जो लड़ाई है, उसको लड़ाई से बहुजन को जुड़ना चाहिए। बहुजन समाज की जो लड़ाई आर्थिक आधार पर ही जुड़ेगा, एक नया रास्ता खुल जाएगा भारत में हिंदुत्ववादी उसको काउंटर करने के लिए, डिफीट करने के लिए। तो हम लोग देखेंगे क्या है बंगाल में। तो देखिए, बंगाल में तो मैं तो बहुत आशावादी हूँ, इसी कारण से बंगाल में कम से कम बहुजन समाज के अंदर बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुजन समाज के अंदर काफी बुद्धिजीवी भी तैयार हो गया। वो बुद्धिजीवी सब मिलकर कोशिश करेंगे, एक रास्ता निकालेंगे, लंबा लड़ाई हम लोग लड़ सकते हैं। हमारे नेतृत्व में बंगाल में लड़ाई होगा। हिंदुत्व फोर्स को केवल बहुजन फोर्स ही उसको खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा किसको, लिबरल हिंदुइज्म को कोई ताकत नहीं है जो कट्टर हिंदुत्ववाद को खत्म करने का। बहुजन फोर्स ही उसको खत्म कर सकते हैं। इसको लेके हमको काम करना है, केवल बंगाल में नहीं है। जैसे केरल में जो मॉडल बताया, केरल मॉडल तो एक भी है, वो बहुजन और इकोनॉमी के आधार पे भी एक उसका जो लेफ्ट जो काम कर रहे हैं वो भी काम भी है उसका। हर जगह में इसको डेवलप करना हम लोग का
आगे बढ़ना है, ये मैसेज हम लोग को आए हैं, मिला है मैसेज। तो राजेश जी, आपसे तो बात हो नहीं पा रही है। कोशिश नहीं कर रहे हैं बात। राजेश जी, देखिए हाँ, कोशिश कर रहे हैं, तो वेट फॉर फ्यू मिनट्स। नहीं हो पा रहा है। देखिएगा, हाँ हो रहा है, दिख रहा है, हाँ साउंड आ रहा है नहीं। हो रहा है राजेश जी? नहीं आ रहा है। तो चमड़िया जी चलिए तो चमड़िया जी तो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और तो आज की चर्चा जो है, तो मैं माजी साहब ने जैसे कहा, चमड़िया जी ने काफी विस्तार में बताया कि कि जो ये सत्ता परिवर्तन विभिन्न राज्यों में हुआ है। खाली 3 राज्यों में ही सत्ता परिवर्तन हुआ है। पांडिचेरी तो छोटा सा राज्य है, वहां वैसे ही लास्ट में कांग्रेस से उन्होंने एक तरीके से पूरा आधिपत्य भाजपा ने अपना कर ही लिया था, उनको खत्म कर दिया था। आसाम में पहले से भाजपा है। तमिलनाडु में वो सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि जो पेरियार का नाम लेने वाली पार्टी आई है स्टालिन के नेतृत्व में, वो पार्टी पहले इनके साथ भी जा चुकी है, तो एनडीए का गठबंधन का हिस्सा रह चुकी है। फिर भी हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि शायद इस बार अपनी पुरानी गलती पर वो विचार करें और दोबारा उधर उधर ना जाए, लेकिन बहुत ज्यादा उनसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं। केरल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार पहले से थी, इसलिए वो वही बनी हुई है। और वो क्यों बनी हुई है, ये भी सभी ने बताया कि किस तरीके से वो बंगाल की जो वामपंथी ताकतें हैं उनसे अलग है। बंगाल में जो वामपंथी ताकतें हैं वो सवर्ण समाज के, जिनको भद्र लोग बोलते हैं, भद्र लोग के हाथ में है। और जबकि और इसलिए उनके लिए सोशल जस्टिस जो है बाद में आ जाता है, पहले अपनी कास्ट आ जाती है, अपना वर्ग आ जाता है। लेकिन केरल में जो वामपंथी फोर्सेस हैं वो एससी ओबीसी बहुजन ताकतों के हाथ में है, बहुजन जातियों के हाथ में है। इसलिए वहां पर सोशल जस्टिस का मुद्दा सबसे ऊपर रहता है, और वहां के जो नेतृत्व है वो सोशल जस्टिस के मुद्दे को समझता है, उसको फॉलो करता है। इसीलिए समाज उसका, जनता उसका साथ देती है। जो बंगाल का इस मामला है, वहां पर सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है। दोबारा ममता बनर्जी आई है, वो निश्चित रूप से भाजपा को रोकने में कामयाब हुई। भाजपा विरोधी लोगों के लिए एक निश्चित रूप से खुशी की बात होती है कि वो जो जिस तरीके से पूरा मंत्रिमंडल वहां लगा हुआ था, प्रधानमंत्री तमाम रैली करे हुए थे, गृह मंत्री एक उसको एक सपना बंगाल को बता रहे, मान के चल रहे थे। और बहुत सारे लोग तो ये बोल रहे थे कि अब की भाजपा आएगी, उनको रोकने में कामयाब रही। लेकिन जहां तक सोशल जस्टिस की ताकतों के नजरिए से इस मुद्दे का आकलन करना है, तो जैसे कि चमड़िया जी ने बोला और मांझी साहब ने बोला कि, और मैं भी उससे सहमत हूँ कि कि दोनों ही ताकतें वहां पर कारपोरेट सेक्टर की मदद से ही चुनाव लड़ रही थी। बस भाजपा जो है अपना धार्मिक ध्रुवीकरण में कुछ अति कर दी, जिसका फायदा टीएमसी को मिला कि पूरा पूरा मुस्लिम वोट, ना तो मुस्लिम वोट जो है टीएमसी में चला गया, ओवैसी की पार्टी को कुछ नहीं गया। और रही सही कसर राहुल गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस थी वहां पर लड़ रही थी, और जो वामपंथी का दलों का जो मोर्चा था, इन्होंने लास्ट में एक तरीके से सरेंडर करके जो फ्री स्पेस टीएमसी को दे दिया। एक रणनीतिक रूप से मैं उनकी इस बात के लिए तो मैं समर्थन करूंगा, उनको धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने अच्छा काम किया। जब एक दुश्मन एक हो तो छोटे दुश्मन को ही हाथ की ओर फायदा पहुंचाना चाहिए, वो उन्होंने किया। टीएमसी छोटी दुश्मन थी, बीजेपी बड़ी दुश्मन थी, तो इसलिए उन्होंने किया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो काम जो है उत्तर प्रदेश में हो पाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक तो सोशल जस्टिस की कोई ताकत नहीं है, और कारपोरेट सेक्टर जो खेल रहा है वहां पर, तो केवल एक पार्टी के साथ है। जो दूसरी पार्टी है वो ना तो कारपोरेट सेक्टर उनके साथ है, ना ही सोशल जस्टिस उनके साथ है। वो सब परिवार की पार्टी है। वो केवल मुस्लिम वोट कितना खींच पाती है उसी बात पर ही अपना चुनाव लड़ती है। इसलिए बहुत अधिक उम्मीद जो है अभी उत्तर प्रदेश के बारे में हम नहीं कह सकते कि जब तक बहुजन जातियां, जैसे मांझी साहब ने कहा कि जब तक बहुजन जातियां जब बहुजन आंदोलन के आधार पे एक नहीं होंगी, तब तक हम कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। और इसलिए हमें मानवर काशीराम का जो आंदोलन है, बहुजन आंदोलन, उसी आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा।
एक वकील साहब है राजन साहब, उन्होंने कहा कि बंगाल में जो SC ST OBC के जो कैंडिडेट जीते हैं उनका स्वागत करना चाहिए और उनके पास जाकर उन्हें सोशल जस्टिस इश्यू के बारे में उनको समझाना चाहिए। तो मेरा यह कहना है कि जो हमारे राजनीति की जो बहुजन राजनीति है या जो भी राजनीति की चल रही है, तो उसकी सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है, नकारात्मक पॉइंट है, जो जनता के लिए एकदम अहितकर है, वो है क्या कहते हैं कि नेता के जो अंधभक्ति वाला मामला है, जिसका कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि जो है कि किसी भी एक व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें विचारों का सम्मान करना चाहिए। तो पार्टी विचारों के आधार पर चलनी चाहिए, पार्टी किसी व्यक्ति या परिवार के आधार पर नहीं चलनी चाहिए। तो वहां पर जैसे कि हम उत्तर प्रदेश में नहीं सोच सकते कि बहुजन समाज पार्टी के कोई कार्यकर्ता या कोई कैंडिडेट मायावती जी के विरोध में जाके हमारी बात सुनने को तैयार होंगे। सपा के कोई विधायक वो सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात जो है अपने पार्टी नेतृत्व के अगेंस्ट जाकर सुनने को तैयार होंगे। वही हाल जो है बंगाल में भी है कि वहां भले SC ST OBC कैंडिडेट जीते हों, लेकिन उनको वो हमारी बात, हमारे जैसे लोगों की अम्बेडकरवादी आंदोलन से के कार्यकर्ता या बहुजन आंदोलन कार्यकर्ता या सामाजिक न्याय के कार्यकर्ता, उनकी बात वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो सुनेंगे तो सिर्फ अपने पार्टी नेतृत्व की बात सुनेंगे कि उन्हीं के बलबूते वो चुनाव जीत कर आए हैं, अगला चुनाव भी उनको उन्हीं के बलबूते जीतना होगा। तो इसलिए बंगाल में हमें अपना दिमाग ना खर्च करके हमें उत्तर भारत पे भी ध्यान देना होगा कि 2022 में यहाँ पर चुनाव होने वाला है, और अगर देश की तकदीर बदलेगा तो 2022 का चुनाव बदलेगा। और 2022 में अगर हमें कुछ सामाजिक न्याय की ताकतों को आगे बढ़ाना है तो हमें ठोस काशीराम जी के बताए हुए जो फार्मूला है, बहुजन फार्मूला, SC ST OBC की एकता का फार्मूला, उसके आधार पर काम करना होगा। और वो एकता विचारधारा के आधार पर होनी चाहिए, ना कि किसी नेता विशेष के आधार पर होनी चाहिए। जिस दिन हम विचारधारा के आधार पर इन तीनों वर्गों में एकता कायम करने में कामयाब हो जाएंगे, निश्चित रूप से हम सामाजिक परिवर्तन में कुछ ना कुछ आगे बढ़ पाने में भी सफल होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी लोगों को धन्यवाद। मांझी साहब का भी, राजेश कुमार जी तो हमारे साथ जुड़े रहे, लेकिन उनका माइक खराब, हमसे बात नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं। और चामड़िया जी चले गए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से विश्लेषण करते हुए, परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए पूरे टॉपिक को, खासतौर पे जो विधानसभा चुनाव के परिणामों को जो सोशल जस्टिस के नजरिए से उन्होंने उसकी व्याख्या करी। आप सभी लोगों का धन्यवाद, और जो लोग सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। सभी का नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।